तो राधे राधे मेरे शेरों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें पैथोलॉजी की क्लासेस आपकी हो रही है, एंटोमोलॉजी की हो रही है। थर्ड जो अपने सब्जेक्ट शुरू किया है वो किया है बेटा लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। आपका रिपोर्ट ऑफ द आईसीआर 6 दिन कमेटी न्यू जो सिलेबस एड हुआ है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। इससे पहले अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। इससे पहले हमने 6 दिन कमेटी, अकॉर्डिंग टू 6 दिन कमेटी, जो बच्चा 2024-25 में एडमिशन लिया था गत वर्ष, जो अब की बार सेकंड सेम, उन सबके ऑल इंडिया 6 दिन कमेटी सिलेबस फॉलो हो रहा है। तो हमने 6 दिन कमेटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट कैरिकुलम है, जो कोर्स चल रहे हैं आपके, जो जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, उनके टाइटल और उनका सिलेबस एनालिसिस कर लिया और ये भी कर लिया कि किस सब्जेक्ट में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना क्रेडिट है। और मैंने बताया था मेजर 4 सब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री, और एक जो था सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट वाला। तो ऑलरेडी अपना पैथो और एंटर की क्लासेस हो रही है, जाके चेक करो जिन्होंने नहीं किया। आज शुरू करते हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की। तो ये है आपका बच्चा सिलेबस। एक बार थोड़ा सा, फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं सिलेबस बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे फर्स्ट क्लास देखेंगे आगे नहीं देखेंगे, तो उनको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या अपने को पढ़ना है, कहीं से भी वो पढ़े। तो एक बार ये कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपके, ये आपका थ्योरी सिलेबस है। रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी, जो आज का अपना टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि पशुपालन। लिव स्टॉक मतलब क्या होता है बेटा? पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन का क्या इन द नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय में, इकोनॉमी के अंदर, आर्थिक व्यवस्था के अंदर अपना क्या रोल है, क्या महत्व है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रजनन। क्या बेटा? प्रजनन, या जिसको अपन बोलते हैं जनन, ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो पढ़ना है किसमें? फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री। फार्म एनिमल्स में क्या क्या आते हैं अपने, पहले तो लिव स्टॉक में क्या क्या आते हैं वो बस समझाऊंगा, पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। और क्या इसमें हाउसिंग प्रिंसिपल्स अपने को देखना है, हेड टू हेड, टेल टू टेल, बांधने के लिए कितनी जगह चाहिए, एक गर्भवती भेड़ को कितनी जगह चाहिए, एक बच्चे को कितनी, वयस्क भेड़ को कितनी जगह चाहिए, गाय को कितनी चाहिए, स्पेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। किस किस के बारे में अपने को पढ़ना है? बछड़े, काउस के बारे में, ग्रोविंग हैप, जो बछड़े होते हैं, बढ़ते हुए बछड़े, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। एंड मिल्क एनिमल्स, मैनेजमेंट ऑफ शिप, शिप के बारे में, गोट के बारे में, स्वाइन के बारे में, इंट्यूबेक्शन के बारे में, हैचिंग जो अंडों में होती है, ब्रूडिंग, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ना है। ग्रोवर्स एंड लेयर्स का, जो मांस के लिए पाले जाते हैं, अंडों के लिए पाले जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या देखेंगे? इंपोर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, भारतीय और विदेशी नस्लें किस किस की देखनी है बेटा? भैंस की, कैटल की, शीप की, गोट की, श्वाइन की और मुर्गी पालन की। इनकी ये देख के उसके बारे में क्या देखना है अपने को? फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री। इंप्रूवमेंट इनका देखना है, डाइजेस्ट सिस्टम इनका देखना है, पाचन तंत्र इसमें कितने प्रकार का पाया जाता है, पेट में आमाशय के कितने भाग पाए जाते हैं, रूमिनेट, सूडो रूमिनेट, पोस्ट रूमिनेट, पढ़ा है ना नॉन, वो अपन चीजें देखेंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टाफ, ये जो अपने फीड उनको देते हैं, भोजन देते हैं, सूखा चारा कितना देना है, नमक कितना देना है, वो सारी चीजें इसमें अपन बात करेंगे। और फीड के बारे में दिया हुआ, उसके बाद में है फीडिंग लूइस ऑफ पोल्ट्री, इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में सिर्फ डिजीज दिए हुए हैं अपने, पशुओं के और मुर्गियों के डिजीज दिए हुए हैं, और उनका क्या दिया हुआ है बेटा? मैनेजमेंट दिया हुआ है, कंट्रोल ऑफ इंपोर्टेंट डिजीज मैनेजमेंट। तो लगभग अपनी अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 2 5, मतलब लगभग 12 या 15 क्लास में कह सकता हूँ, 15 क्लास का है, और कंप्लीट करेंगे 3 क्रेडिट कोर्स है। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, रोल ऑफ लिव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी, तो सबसे पहले मैं एक बात आती है अपने पास कि लिव स्टॉक जो है वो क्या होता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ेंगे बेटा। तो देखो, लिव स्टॉक यानी मैं कह सकता हूं मेरा पशुधन। क्या कह सकता हूं बेटा? पशुधन। पशुधन, पशुधन में क्या आएगा? वे सभी पालतू पशु, वे सभी पालतू पशु जिनको मनुष्य पालतू रूप में पालता है, जंगली वाले नहीं, जिनको पालतू अवस्था में रखा जाता है और उनसे कुछ ना कुछ अपने को लाभ लिया जाता है। तो कौन कौन से हैं? गाय हो गई, इनके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, काऊ हो गई, बफेल हो गई, ठीक है, भैंस हो गई आपकी, बकरी हो गई आपकी, सुअर हो गया आपका, मुर्गी हो गई आपकी, ठीक है, और भेड़ हो गई, ठीक है। ये क्या? अपने पालतू पशु है। इनको मनुष्य क्या करता है? अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए, या अपने बेनिफिशियल के लिए पालता है। हो सकता है वो इनसे क्या दूध ले रहा हो सकता है इनसे गोबर ले रहा हो खाद के लिए, हो सकता है चमड़ा ले रहा हो, या हो सकता है और कोई चीज इनसे वो निकाल रहा हो या खुद के लाभ के लिए ले रहा हो। उसको अपन क्या कहते हैं? लिव स्टॉक कहते हैं बेटा। पशुधन कृषि क्षेत्र में पाले जाने वे
पाले जाने वाले वे पालतू जानवर है जिनका उपयोग श्रम प्रदान करने के लिए, हो सकता है श्रम के लिए उसने कोई ऊंट पाल रखा है या कोई ऐसा जिसको अपन बोलते हैं बुल, वो पाल रखा है जिसको वो खेत में जोतने के लिए काम लेता है, या फिर उसके पीछे लड्डी लगा के वो क्या सामान ढोने के लिए काम में लेता है, तो श्रम के लिए वो हो गया। हो सकता है पशुधन क्या होता है, लिव स्टॉक क्या है उसको समझो, इस अर्थ समझो, पहले जो अपना कोर्स चल रहा है इस शब्द का अर्थ समझो। तो इसका अर्थ क्या है, पशुधन कृषि क्षेत्र में पाले जाने वाले पालतू जानवर जिनका उपयोग श्रम प्रदान करने, मांस, अंडे, दूध, चमड़ा, ऊन जैसे विविध उत्पादों का उत्पादन के लिए किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल कभी कभी केवल उन जानवरों के लिए भी किया जाता है जिन्हें अपने लाभ के लिए पालते हैं, सिर्फ उनके लिए भी किया जाता है। और पशुपालन प्रबंधन, अगर इसके आगे मैंने शब्द लगा दिया प्रबंधन, मतलब एनिमल या लिव स्टॉक मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में बेटा क्या क्या आ जाएगा, एक गाय या भैंस का जो बच्चा है, या जो एक भैंस है, सपोज एक बफेलो है, उसमें बच्चा हो रहा है, उसकी डिलीवरी हो रही है, उसका जो गेस्टेशन पीरियड है, उसके बाद में जितना भी अपन पढ़ेंगे ना कि गर्भकाल अवधि कितनी होती है, गर्भकाल अवधि, वो सब इसमें आएगा। 154 दिन है, 310 दिन है, सबकी अलग अलग है ना, तो वो अपन चीज पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ लिव स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिस दिन भैंस के बच्चा हो रहा है, काल्विंग की क्रिया, बच्चा देने की प्रोसेस, जिस दिन से बच्चा हो रहा है उस दिन से लेके उत्पादन, और इस बच्चे के जब दूसरा बच्चा होगा तब तक की जो सारी चीजें हैं, उसको रखना, पालना, उसके रोगों का मैनेजमेंट करना, उसकी जगह का मैनेजमेंट करना, उसके चारे का मैनेजमेंट करना, वो सारी चीजें किसमें आती है, पशुधन प्रबंधन में आती है। तो एक चीज अपनी क्लियर होती है कि लिव स्टॉक क्या होता है, वे सभी पालतू उपयोगी पशु जिन्हें मनुष्य पालतू रूप में अपने उपभोग के लिए, या कह सकते हैं सिर्फ अपने बेनिफिशियल के लिए पालता है, उसको पशुधन कहते हैं। उदाहरण में अपने को लिखना है क्या क्या, बफेलो, काऊ, स्वाइन, ठीक है, वो सारे अपने को लिख देना है बेटा। आगे बात करें अगर इसकी, तो पशुधन का प्रजनन, रख रखाव, क्या क्या आएगा इसमें, प्रजनन आएगा एक तो, जो कि अपना सेकंड टॉपिक ही है, ब्रीडिंग। दूसरा हो गया रख रखाव, रख रखाव किस किस तरीके से उनको रखेंगे, तो रख रखाव में 4-5 चीज आती है अपने पास। एक तो इनको स्पेस आएगा, कितनी जगह में रखना है, किस विधि से, मेथड से अपन रख रहे हैं, बाड़ा बनाने वाला वो आएगा। इनको भोजन आएगा, फीड आएगा इनका, ठीक है, भोजन आएगा, खाना आएगा। इसके अलावा क्या आएगा, इनके जो जितने भी रोग है, डिजीज है, वो आएंगे, और उनका क्या आएगा बेटा, नियंत्रण या कंट्रोल या मैनेजमेंट आएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, रख रखाव बोलेंगे। प्रजनन हो गया, रख रखाव हो गया, भाई पहले तो उसको बच्चा पैदा हो गया, फिर उसको अपन क्या कर रहे हैं, सही से रख रखाव उसका कर रहे हैं। और क्या आएगा इसमें, प्रजनन, रख रखाव व सामान्य अधीनता, जिसे पशुपालन कहा जाता है, आधुनिक कृषि का एक हिस्सा है। ये क्या है, आधुनिक कृषि का एक हिस्सा भी है। तो एक चीज तो मैंने आपको समझा दी कि पशुधन किसे कहते हैं। अब आप 11वीं 12वीं में पढ़ गए, वहां से अगर अपन शुरू से स्टार्ट करें, एनिमल हस्बेंड्री के शब्द, हीपर किसको बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, तो जैसे जैसे अपने सिलेबस में आएगा अपन वो चीजें भी पढ़ते रहेंगे। अभी अपन आगे देखते हैं, ठीक है बेटा, वेट ए मिनट, आगे देखते हैं। लिव स्टॉक, अब मैंने लिव स्टॉक का मतलब तो आपको समझा ही दिया ना क्या होता है। इसके आगे पढ़ते हैं अपन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बहुत प्यार प्रेम से अपन पढ़ेंगे। 15 क्लास सिलेबस खत्म, उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे अपना सिलेबस खत्म होएगा, इसकी 1-2 घंटे की क्लास करेंगे, वन शॉट क्लास, जिसमें दोबारा से मैं पूरी 15 क्लास का रिवाइज करवाऊंगा आपको। देन उसके बाद में अपन जो महत्वपूर्ण इसके प्रश्न बनते हैं वो सोल्व कर लेंगे बेटा। ऐसे करके अपन बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट से ही अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसकी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये। चलो शुरू करते हैं। पानी देखो, पैथो एंटो वगैरह की क्लासें हो रही है, वो भी आप चेक कर लेना, कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ शुरू करते हैं। लिव स्टॉक प्लेज ए वाइटल रोल इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ मैनी कंट्रीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय भारतीय जो इकोनॉमी है, अपनी अर्थव्यवस्था है, आय व्यवस्था है, सिर्फ उसमें ही ये कंट्रीब्यूट करता है। ये क्या करता है, रोल इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के अंदर ये क्या करता है, अपना टॉपिक ही ये याद, रोल ऑफ इकोनॉमी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि पशुपालन कई देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। किसके, भारत के साथ साथ, इंक्लूडिंग इंडिया। अब समझना ये लाइन क्या कह रहा है कि पशुपालन जो है
वो भारत के साथ अन्य कई देशों में उनकी अर्थव्यवस्था जो है, उनकी आय व्यवस्था जो है, इकोनॉमी की जो स्टेटस है उनका, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Here are some details on the role of लिवस्टॉक in the national economy। कुछ डिटेल्स में अपन पढ़ रहे हैं कि जो जीडीपी है अपनी, जो ग्रोथ है जीडीपी है, उसमें किस प्रकार से ये अपने कंट्रीब्यूट करता है बेटा। इसमें देखते हैं कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। अब बात करते हैं सबसे पहले कृषि जीडीपी, एग्रीकल्चर जीडीपी जो है उसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर जीडीपी, ये इसकी हेडिंग्स है, ठीक है। एग्रीकल्चर जीडीपी, लिव स्टॉक कॉन्ट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द एग्रीकल्चरल जीडीपी ऑफ ए कंट्री। एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर कृषि जो आपकी आय है, जो अर्थव्यवस्था, उसके अंदर एक बहुत ही अहम इसका रोल है। इन इंडिया फॉर एग्जांपल्स लिव स्टॉक अकाउंट्स फॉर अराउंड 25%। भारतीय कृषि जिसको अपन बोलते हैं, या इंडियन एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर लिव स्टॉक जो पशुपालन है अपना बेटा, उसका कितना परसेंट हिस्सा है? 25% है। अभी मैं नेशनल जीडीपी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं एग्रीकल्चर जीडीपी जो है उसकी बात कर रहा हूं कि इसमें अपना कितना ये निभाता है बेटा, कितना निभा रहा है? 25% ये अपने को कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। इसके अलावा देखते हैं आगे, एक मिनट मैसेज चेक कर लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं नेशनल जीडीपी की। ये तो हो गया ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी, समझ में आ गया इतना। हमने एक ही चीज पढ़ी अभी तक कि लिव स्टॉक क्या होता है, और लिव स्टॉक है ना, वो क्या करता है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली अपन ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मर बैकग्राउंड के हैं, एग्रीकल्चर वाले, आप भी देख सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने खुद के घर में, चाहे अपने एक भैंस रखी हो, चाहे दो भैंस रखी हो, एक गाय रखी हो, वो कितना रोल करती है दिखता नहीं है उनका, पर अपन उनसे दूध भी ले रहे हैं, गोबर भी बेच देते हैं, अपने खेत में भी काम में ले लेते हैं, और एक टाइम का दूध डेयरी में दे आते हैं। तो जो पैसा बनता है महीने का 10-12 हजार बंटा का निकाल के, उससे भी अपना जो रसोई का खर्चा है वो चल जाता है, मम्मी को मांगना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, मतलब उससे आय सर्जन हो रही है, उससे पैसा बन रहा है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो चीज हमने पढ़ी। और ये क्या कर रहा है, लिव स्टॉक प्लेज द वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल है, वाइटल रोल इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया। हियर आर सम डिटेल्स ऑन द रोल ऑफ लिव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहला एग्रीकल्चर जीडीपी, जिसमें कितना 25% अपना कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड नंबर पे बेटा नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, या नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी में देखो लिव स्टॉक आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल जीडीपी विद द लिव स्टॉक सेक्टर अकाउंटिंग फॉर अराउंड 4 to 5% इन इंडियाज नेशनल जीडीपी। पूरे भारत की जितनी अर्थव्यवस्था है, या जिसको अपन कह सकते हैं आय व्यवस्था है, जो जीडीपी है, उसके अंदर कितना ये करता है? लगभग 4 से 5% हिस्सा किसका है राष्ट्रीय जीडीपी के अंदर? पशुपालन का बेटा। कितना? 4 से 5% हिस्सा किसका है राष्ट्रीय जीडीपी के अंदर? पशुपालन का है, पशुपालन का है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर जीडीपी की, एग्रीकल्चर जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो कितना है बेटा? लगभग अराउंड 25% हिस्सा किसका है अपना? लिव स्टॉक का या पशुपालन का है। आगे चलें, आगे देखते हैं बेटा। अब ये तो हो गया जीडीपी में बात। अब देखते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसमें रोजगार के अवसर भी है। ऐसा नहीं घर पे दो भैंसे ही पाल रहे हैं, वहां तक तो ठीक, वो अपने आर्थिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए, अपनी इकोनॉमिक स्तर को सुधारने के लिए, एक सहारे के लिए, और अपना अपन बेरोजगार नहीं रहे उसके लिए घर पे मम्मी काम कर लिया, घर पे हमने काम कर लिया। अगर अपन इसको बात करते हैं किस पे, बिजनेस लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पे, तो अपन देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये क्या करता है? रोजगार सर्जन भी करता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है बेटा? रोजगार, और अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, रोजगार के अवसर भी अपने को ये प्रदान करता है, जिसमें जैसे कि पहला है अपना ग्रामीण रोजगार, रूरल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एम्प्लॉयमेंट पहला क्या है अपना? रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब ग्रामीण रोजगार कैसे देता है देखना। लिव स्टॉक प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मिलियंस ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। लाखों लोगों को ये क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दे रखा है। पशुपालन विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीणों के लिए लाखों रोजगार के अवसर प्रदान करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश है, उनके अंदर क्या करता है? ये विकासशील देशों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। सेकंड है बेटा जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन पहली इसमें नेशनल इकोनॉमी में कितना बेटा? 4 to 5%। और एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर कितना है? नेशनल जीडीपी के अंदर तो कितना है? 4 to 5%। और एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर 25%। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि पशुपालन रोजगार के साधन भी अपने को प्रदान करता है, तो उसमें पहला पढ़ा है ग्रामीण
हिंदी में भी हेडिंग बता देता हूं मैं, ठीक है। ग्रामीण रोजगार, जिसमें अपने को लिखना है कि लाखों लोगों को ये देता है, विकासशील देशों के अंदर बहुत ज्यादा। फिर अपन दूसरा है, दूसरी हेडिंग है बेटा इस पे क्या अपनी, जॉब क्रिएशन। क्या है बेटा, जॉब क्रिएशन, नौकरी का सर्जन। हिंदी में लिख देता हूं मैं, जॉब क्रिएशन। अरे यार नौकरी लिखना है हिंदी में, नौकरी सर्जन। नौकरी की क्या करता है, सर्जन करता है। देखो, द लिवस्टॉक सेक्टर क्रिएट्स जॉब्स नॉट ओनली फार्मिंग बट आल्सो इन रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज सच ए फीड मैन्युफैक्चरिंग, वेटनरी सर्विसेज एंड मीट प्रोसेसिंग। अब देखना किस किस में रोजगार प्रदान करता है। अगर उच्च लेवल पे अपन पशुपालन कर रहे हैं कॉमर्शियल रूप से, तो किसमें कर रहा है, इतने वो अपने बंटा बनता है, सरस का बाट आता है, कहीं पे कौन सी कंपनी का आता है, ठीक है। जो खड़ आती है अपने, खड़ी आती है ना, खड़ी खल जो पशुओं को खिलाते हैं, जो चूरण आता है, जो अपने चने की चूरी आती है, वो सब कहाँ पे, उनपे देखना, वो फैक्ट्रियों में बनते हैं। और उनकी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उनमें बहुत लोग रोजगार प्रदान कर रहे हैं। जब वहां पे 2 लाख कट्टे बन रहे हैं, 2 लाख क्विंटल वहां पे बंटा बन रहा है, अपना पशुओं को फीड बन रहा है, तो उसके लिए अपने 2 लाख के लिए पैकेजिंग के लिए कट्टे बनेंगे, तो उसको रोजगार मिल गया। फिर कट्टे बनने के बाद भरने वालों को रोजगार मिल गया। कच्चा माल जो चाह रहा है उसके लिए किसान को फिर से इसका सर्जन हो गया। फिर जब ये बन गया तो पैकिंग के लिए लोग चाहिए, पैकिंग होने के बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेम्पू, ट्रक, ट्रैक्टर चाहिए, तो उनको रोजगार मिल गया, ठीक है, लोडिंग वालों को। फिर वो पटक रहे हैं लाके, फिर अपने तक पहुंच रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि पशुपालन अपन कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट रूप से कितने लोगों को क्या कर रहा है, जॉब क्रिएशन दे रहा है। ये देखो, द लिवस्टॉक सेक्टर क्रिएट जॉब्स नॉट ओनली फार्मिंग। आपको लगता है कि किसान के घर पे ही वो अपने को काम देता है, नहीं, नॉट ओनली फार्मिंग, वो और फील्ड में भी, आल्सो इज रिलेटेड इंडस्ट्री सच ए फीड मैन्युफैक्चरिंग। फीड मैन्युफैक्चर का मतलब मैं सीधा सा यहाँ पे लेता हूँ, बाट भंडार जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनसे। फिर आगे देखो, वेटनरीज, वेटनरी सर्विस, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आपने देखा होगा टंकी मोटरसाइकिल के टाक रखे हैं, जिन्होंने एलएसए डिप्लोमा किया या वेटनरी की और कहीं पे प्रैक्टिस की है, वो अपने घर पे आते हैं गाय भैंस के सीमेन लगाने, एआई जिसको अपन आर्टिफिशियल इंसुमेशन बोलते हैं, ठीक है, एआई करने, सीमेन देने या चेक करने, या बंटा नहीं खा रही, बुखार हो गई, दवाई लिखने, इंजेक्शन देने, कुछ भी करने आते हैं, 200-500 रुपए लेके जाते हैं। तो उनको भी वेटनरी सर्विसेज के अंदर भी रोजगार दे रहा है। मीट प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनके यहाँ मीट बिकता है, मांस बिकता है, अपने यहाँ पे अलाउज नहीं है, बाकी जहां पे बिकता है उनको मीट का भी बहुत बड़ा व्यापार होता है। मछली हो गई, मुर्गी हो गई, इनका जो चिकन वगैरह है वो कितना महंगा बिकता है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। एक तो इनको पालने वाले को मिल गया, फिर इसको काटने वाले को मिल गया, काटने के बाद में जो ले जा रहा है उसको मिल गया, फिर जिसने इसको प्रोसेस किया है, प्रोसेसिंग किया, उसको मिल गया। तो अपन क्या समझे इससे कि जॉब क्रिएशन नौकरियों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है, न केवल खेती के अंदर ही बल्कि फीड मैन्युफैक्चर फैक्ट्रियों में, वेटनरी सर्विस एंड मीट प्रोसेस में भी ये बढ़ाता है। तो 2 हेडिंग अपनी वो हो गई। उसके बाद में बेटा बात करते हैं अपन थर्ड टॉपिक पे, आय सर्जन। किस पे, इकोनॉमिक जनरेट। क्या करता है ये, इनकम जनरेट करता है, अपनी इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट करने का मतलब क्या है, पैसा बनाता है। पशुपालन क्या करता है, पैसा बनाता है। इसको मैं लिख सकता हूं आय सर्जन। आय सर्जन में इसको लिख सकता हूं कि ये क्या करता है, आय बनाता है, अपने लिए पैसा बनाता है, ठीक है। अब कैसे बनाता है, फार्म इनकम पहली क्या है इसमें डेफिनेशन अपनी, फार्म इनकम पहली अपनी क्या है इसमें, फार्म इनकम। पशुपालन, देखो, लिव स्टॉक प्रोवाइड्स ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए फार्म, पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल फार्मर्स। जो छोटे किसान हैं, जो छोटे किसान हैं अपने, उनको क्या करता है ये पशुपालन विशेष रूप से छोटे पैमाने पर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत प्रदान करता है। सेकंड नंबर पे है एक्सपोर्ट अर्निंग्स। एक्सपोर्ट अर्निंग्स, एक्सपोर्ट अर्निंग्स में क्या होगा, बाहर की आय भी अपने को दे सकता है, जिनको कॉमर्शियल रूप से जो कर रहे हैं, लिव स्टॉक प्रोडक्ट्स सच ए मीट, ठीक है, किसको, मांस को, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर आर द एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज जनरेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। क्या करता है, विदेशी आय के लिए भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी आय के लिए भी अच्छा खासा रहता है। किसके, हो सकता है अपन विदेशों में मीट बेच रहे हो सकता है अपन डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर भेज रहे हो यहाँ से बना के। और लेदर तो आपको पता ही है कितना एक्सपोर्ट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, जो ब्रांडेड वैल्यू एडिशन वाली जो कंपनियां है, वो लेदर को कितना महंगा चमड़े को खरीदती है, उससे परस बना देती है। गुच्ची हो गई आपकी, ठीक है, जारा हो गई आपकी, तो परस बना देते हैं, जैकेट बना देते हैं आपके, लेदर बेल्ट बना देते हैं, जूते बनते हैं, बाटा हो गई आपकी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको लेदर की जरूरत पड़ती है। तो वो लेदर कहां से आता है, अपने पशुओं से ही तो आता है। हो सकता है वो बकरी का लेदर
बकरी का चमड़ा हो सकता है सुअर का हो सकता है और किसी चीज का हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने को अपनी जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी वो देता है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं हिंदी में समझा देता हूँ बेटा एक बार। इनकम जनरेशन, आय सर्जन का काम कैसे करता है पशुपालन। नेशनल जीडीपी में हमने देख लिया, उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज देख ली कि बिजनेस कैसे कैसे बना सकता है वो चीज देख ली। उसके बाद में देख रहे हैं पैसा कैसे बना सकता है। फार्म इनकम, फार्म इनकम तो आपको समझ में आ गया, आपके घर वाला। एक्सपोर्ट अर्निंग्स के अंदर होगा कि उनसे प्राप्त चीजों को अपन बाहर बेच रहे हैं उसके द्वारा। आगे देखते हैं फूड सिक्योरिटी, क्या करता है अपने के लिए भोजन की भी व्यवस्था करता है। पशुपालन पाल रहे तो ऐसा तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, खाद्य सुरक्षा भी करेगा। अब इसमें देखो दो हेडिंग्स है बेटा, दोनों हेडिंग्स देख लेना। पहला टॉपिक बहुत अच्छे से अपन कर रहे हैं। पहली क्या है इसमें, प्रोटीन सप्लाई। क्या है, प्रोटीन सप्लाई। अब आपको पता है प्रोटीन की आपूर्ति है वो किससे होती है, लिव स्टॉक प्रोवाइड्स। लिव स्टॉक का मतलब तो समझ गए ना, वे सारे पशु जिन्हें मनुष्य अपने लाभ के लिए, उनसे माल को बेचने के लिए या खाने पीने के लिए उनको पालता है। पालतू अवस्था में जो पाले जाते हैं उनको कहते हैं, इसका एग्जांपल है बफेलो, गाय भैंस ऊंट भेड़ बकरी, ठीक है, मछली मुर्गी, वो सब आ जाएंगे इसमें। लिव स्टॉक प्रोवाइड्स एज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड सच ए मीट एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध दही घी आ गया आपका। अंडे आ गए, अंडे में अच्छी प्रोटीन होती है, मीट के अंदर अच्छी प्रोटीन होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रोटीन आपूर्ति के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अपने पास क्या स्रोत है बेटा। पशुपालन मांस अंडे और डेयरी उत्पादन जैसे प्रोटीन युक्त भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर दूसरा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसको कह सकते हैं अपन पोषण। क्या कह सकते हैं बेटा, पोषण। क्या कह सकते हैं, पोषण सुरक्षा। इसमें देखो लिव स्टॉक प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी particularly for vulnerable groups such as children, pregnant women and the जो बूढ़े लोग हैं अपने, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनके लिए ये क्या करता है, उनको जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है बेटा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या, लिव स्टॉक। और लिव स्टॉक से प्राप्त जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अपने, वो सारे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चिल्ड्रंस के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और जो बूढ़े लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनके लिए भी। इसको देखो प्रोटीन सुरक्षा। पशुपालन उत्पादन विशेष रूप से बच्चे गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों के लिए, जिनको सही में प्रोटीन की जरूरत है, जिनको मिनरल्स की जरूरत है, तो उनको इनके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं बेटा रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट की कि ये कैसे एक ग्रामीण विकास में भी सहायक है। पहला है पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब गरीबी से छुटकारा दिलवा सकता है ये अपने को। जो बिल्कुल गरीब परिवार है, जो बिल्कुल गरीब, रूरल डेवलपमेंट का मतलब होगा ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास बेटा, वीर विकास नहीं, ग्रामीण विकास, ठीक है। क्या करता है ये, गरीबी उन्मूलन करता है। क्या करता है, गरीबी उन्मूलन या गरीबी को हटाता है। पशुपालन, अब इसमें देखो लिव स्टॉक कैन हेल्प एलिवेटेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज। क्या करता है ये, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गरीबी को कम करने में मदद करता है तथा रोजगार को और आय के नए साधन देता है। इनकम अपॉर्चुनिटीज देता है, आय की नई साधन या नए मौके अपने को प्रोवाइड करवाता है क्या, पशुपालन। अब कैसे करवाता है, बार बार वही चीजें समझाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, बार बार आपके रिपीट हो रही है। आपको पता है कैसे करवाता है। अपने अगर 2-5 से ज्यादा हमने पाल रखी है तो चारा, डेयरी वाले को भी इनकम हो रही है, आपको भी हो रही है, दूध बेचने वाले जो है उनको सबको। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संरचनात्मक या बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें कैसे करता है, द लिव स्टॉक सेक्टर कैन contribute to infrastructure development in the rural areas such as the constructions of roads, markets and storage facilities। storage facilities में अपन कह सकते हैं अपने जो बीएमसी डेयरीज होती है, या फिर अपनी चारा टाल जिसको अपन बोलते हैं, चारा टाल बहुत बड़ा एक चारे का वो रहता है जिसपे आजकल चारा बिक रहा है। क्योंकि पशुपालन में इतना लाभ है, मैं सीधी सी आपको घर की बात समझाऊं बेटा, मैं खुद भी गोट फार्म लगाने के चक्कर में हूं अभी, और मैं भी पॉसिबिलिटी जल्दी लगा लें अगर सारा कुछ ठीक रहा तो। पशुपालन में इतना पैसा है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है ना, मैं बताऊं जयपुर के अंदर मैंने ऐसे 4-5 फार्म देखे हैं जो लीज पे जमीन ले रखी है, उन्होंने किराए पे जमीन ले रखी है बेटा, रेंट पे, और उसमें बाड़े बना के, एक तो है जो गायें रखता है 60-70 गायें, और पूरी 60-70 गायों की देखरेख करने के लिए वो बाहर से मजदूर है, उसके पास क्या है, मजदूर है, लेबर है। और जो चारा है उसके 1% भी खेत नहीं है, सारा चारा उसके क्या आता है, मार्केट से आता है बेटा, बाजार से उसके चारा आता है। और जो बांट है फीड के अंदर वो भी आता है। 3 डॉक्टरों की वहां पे ड्यूटी लगी हुई है, जो एक डॉक्टर मंडे को आता है, एक फिर एक दिन छोड़ के आता है, और एक बार संडे को पूरा चेकअप होता है उन पशुओं का। अब ये 90 गायों का दूध है ना, वो सांगानेर, प्रतापनगर, मानसरोवर में वहां पे सप्लाई होता है।
तो ये सोचो, उसका ना तो खेती है ना कुछ है, फिर भी वो इससे इतनी इनकम जनरेट कर रहा है, इतनी इनकम जनरेट करता है, बहुत फायदे वाला ये है। तभी तो ये आप सोच सकते हो कि नेशनल जीडीपी के अंदर 4 to 5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और अपनी एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये छोटी बात नहीं बेटा। पशुपालन, मैं कह रहा हूं, अगर आपने 2 भैंस भी पाल रखी है और आप सिटी के आसपास रहते हो या दूध बेचते हो, तो वो किसी भी तरीके से घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। और इसमें आगे जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे अपन सिर्फ इनके इकोनॉमिक लेवल की बातें कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा मैं चीजों को रोल नहीं कर रहा हूँ। बाकी जब पढ़ेंगे ना, बहुत लेवल का मजा आएगा बेटा आपको, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि चारे किराए की जमीन पे पशुओं को रख के दूध बेच के भी वो लोग लाभ कमा रहे हैं, तो वो इसी में आएगा। और स्टोरेज फैसिलिटीज में मैं बता रहा था, दूध को इकट्ठा करने के लिए बीएमसीज होती है, अपने जो चारा टालें होती है बड़ी बड़ी, वो होती है, ठीक है। मार्केट्स के अंदर उसके लिए जैसे बांटा आपके हो गया, ठीक है, रॉड्स हो गई, और दूध आने ले जाने के लिए बोतलें। अब वो कांच की बोतल में दूध सप्लाई करते हैं, उनका डेयरी फार्म का ऐसे लेबल लगा हुआ है, कांच की बोतल में दूध सप्लाई करते हैं। तो अब ये आप सोचो, वो 90 गायों का 100 गायों का कितना लीटर दूध होता होगा, एक गाय 5 लीटर भी देती है, तो इतने दूध को सप्लाई करने के लिए कितने लड़के काम कर रहे होंगे, कितनी कांच की बोतलें बनवाई होगी, और कांच की बोतलों पे लोगो बनवाया होगा, तो कितने लोगों को रोजगार मिला है। तो अपन कह सकते हैं कि जो लेव स्टॉक है अपना, पशुपालन है, वो बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। आगे देखते हैं बेटा। इसमें चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं कि इसमें सारी चीज कमाई कमाई की है, इसमें क्या है, चैलेंजेस भी है, इसमें चुनौतियां भी है बेटा। अपन चुनौती, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती क्या है अपने पास, क्लाइमेट चेंज, जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए तो खास कर जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ऐसे कुछ अपने सेंसिटिव एनिमल्स भी होते हैं जो जल्दी से बीमार हो जाते हैं, आपने देखा होगा, और कई बार मौत भी उनकी हो जाती है। तो चैलेंजेस को अपन कह सकते हैं चुनौतियां। क्लाइमेट चेंज कैन बी इम्पैक्ट लिव स्टॉक एंड प्रोडक्टिविटी एंड सर्वाइवल पर्टिकुलरली इन वेल्यूनरेबल रीजन्स। ऐसे जो क्षेत्र है, जलवायु परिवर्तन पशुपालन उत्पादकता और जीवित रहने को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों के अंदर, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बार बार बाढ़ आती है, ज्यादा पानी ज्यादा गर्मी होती है, तो हाँप के भी मर जाते हैं। तो वो क्या है अपने लिए, चुनौतियां हैं। क्या है बेटा, चुनौतियां हैं। उसके बाद में देखते हैं डिजीज मैनेजमेंट, क्या क्या चुनौतियां अपने पास। पहला है जलवायु परिवर्तन, या जलवायु अनुकूलता नहीं कह सकते अपन, बहुत ज्यादा ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिससे अपने पशुपालन को नुकसान हो जाता है बेटा। उसके बाद में है डिजीज मैनेजमेंट, रोगों का नियंत्रण। मैं कह रहा हूं अभी मुर्गियों में है, जैसे अपने भेड़ बकरी में सुना होगा, फड़क्या लग गया, पता ही नहीं चलता, मर जाती है। मुर्गियों में वायरस आ जाता है, एक साथ बहुत सारी मर जाती है। तो ये क्या अपने लिए चुनौतियां हैं। कमाई तो देती है पर इसमें क्या है, रिस्क भी है। चुनौतियां, या मैं कह सकता हूँ इसको रिस्क कह सकता हूँ। डिजीज मैनेजमेंट में, रोग प्रबंधन में, इसमें पढ़ते हैं लिव स्टॉक डिजीज कैन हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट। क्या करते हैं, एक अच्छा खासा अपने को क्या करते हैं, ये घाटा दे सकते हैं अगर इसमें रोग लग जाता है तो, पर्टिकुलरली इफ नॉट मैनेज इफेक्टिवली। जब विशेषकर उस स्थिति में जब हम उन रोगों को इफेक्टिवली, मतलब प्रभावी रूप से अगर उनका नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या पशुपालन अपने लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। ये क्या है बेटा, इसकी चुनौतियों में आता है, ठीक है। डिजीज मैनेजमेंट, पशुपालन रोगों का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है जब इसमें ढंग से इलाज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में देखना क्या है, द लिव स्टॉक सेक्टर फेसेस सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल, ठीक है, डिग्रेशन, वाटर सिक्योरिटी एंड फीड शॉर्टेज। कभी कभी ये होता है कि अपने पास 80 भैंस है और चारा नहीं पहुंच रहा टाइम पे, ऐसी कुछ कमी हो गई, हो सकता है अपने पास पैसा है पर सप्लाई नहीं है चारे की, या पानी की सप्लाई नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो सस्टेनेबिलिटी भी इसकी एक क्या है, बड़ी चैलेंजेस में आता है। ये हो गया बेटा। आगे देखते हैं अपॉर्चुनिटीज, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट, और कुछ डेटाज हैं वो अपन पढ़ेंगे। ये तो हो गई चुनौतियां। अब अपन क्या देखेंगे, चुनौतियों के अलावा अपने पास क्या क्या अवसर हैं इसमें, पशुपालन को और आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जीडीपी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपने पास क्या क्या साधन है वो देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज में बेटा, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। अगर यार क्लास समझ में नहीं आ रही, कुछ चीजें इंप्रूव करनी हो, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाने के चक्कर में कुछ चीजें जो मैं आपको नहीं समझा पाता, या वो शब्द उस टाइम मिस हो जाते हैं। अब लाइव क्लास हो तो बच्चा कमेंट करता है, मेरे को पूछता है डाउट्स, तो मैं क्लियर करूँ बहुत अच्छे से। अब क्या है, बिना लाइव क्लास में तो मैं अकेला हूँ, कैमरा लग रहा है सामने, मेरे को समझाना है, तो जो चीजें माइंड में उस टाइम आ गई, उस टाइम उस शब्द को देख के जो चीजें आ गई वो मैं बोल देता हूँ। और आपका थ्योरी पेपर इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द बोलता हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छा ऑब्जर्व करो, और वहां पे अच्छा सा अच्छा रिटर्न एग्जाम है आपका, लिख के आना है बेटा, तो आप अच्छे से अच्छा लिखो और सेमेस्टर में अच्छा स्कोर आप करो। बाकी हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कितना आएगा वो चीजें तो आपसे छुपी हुई नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पढ़ा होगा तो मेरे को एक बार कमेंट जरूर कर देना कि क्लास में से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब कनेक्ट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो आप टॉपिक से। अगर नहीं हो पा रहे हो दैट्स नॉट प्रॉब्लम,
कोई बात नहीं है, हो सकता है मेरा कम्युनिकेशन में कुछ वो हो रहा हो, मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो, या फिर मैं पहले जैसे पढ़ाता था वैसे पढ़ाऊं। ये वे जो हिंदी इंग्लिश मिक्स किया है मैंने, ये इसलिए किया है कि ऑल इंडिया कहीं से भी आप पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर 16 आपके फॉलो रखा है तो सेम सिलेबस है, ये सेम नोट्स रहेंगे बेटा। और मैंने अच्छे से अच्छे हेडिंग्स डाल के शॉर्ट में वो करी है, क्योंकि लिखे हुए मैटर की कोई कमी नहीं है। इस सब्जेक्ट की आपके कॉलेज से आपको 2 पीडीएफ मिल जाएगी, 5 पीडीएफ मिल जाएगी। मेन चीज होती है कि ये कोर्स आपके पास क्यों जोड़ा गया और इस कोर्स से आप क्या सीख रहे हो, और पेपर में आएगा तब आप क्या लिख पाओगे, वो चीज होती है। तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रटवाने की, या मैटर की तो कमी नहीं है यार, लिखा हुआ इतना पड़ा है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। किसकी अपॉर्चुनिटीज बेटा? अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर प्रदान करना। किसकी? लिव स्टॉक या पशुपालन की। तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि पशुपालन हमें निम्न अवसर प्रदान करता है। पहला देता है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, तकनीकी को अपने को लेने का। द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच ए प्रीशियस लिव स्टॉक फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेशन जिसको बोलते हैं एआई। डॉक्टर संपत कुमारन ने सर्वप्रथम किया था एआई, आर्टिफिशियल इंप्यूनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। आजकल आपको पता है एम्ब्रियो ट्रांसफर भी होने लग गया है भैंसों में, भ्रूण स्थानांतरण। बच्चा कहीं और बनता है फिर दूसरी भैंस के गर्भ में उसको डाल दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन इंप्रूव लिव स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। क्या कर सकते हैं इससे? अपन पशुपालन की अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, और क्या इफिशियंसी को, दक्षता को बढ़ा सकते हैं। अब इसको दोबारा समझना, पशुपालन से अपने को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पहला मिलता है कि अपन तकनीकी का प्रसार कर सकते हैं। तकनीकी में क्या क्या कर सकते हैं? एक तो जो सीमेंस वगैरह देते हैं वो किस लिए देते हैं, इनका क्या अंतिम पर्पज क्या होता है? इनका लास्ट पर्पज जो होता है वो होता है क्या? एक अच्छी बीड, एक अच्छी नस्ल का विकास करना, एक अच्छी और प्योर नस्ल का विकास। और अच्छी और प्योर नस्ल रहेगी तो उसमें क्या? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी अपने को ज्यादा मिलेगी, दूध की उत्पादकता, और उसकी क्या जो क्वालिटी रहेगी, गुणवत्ता। इसको ऐसे समझना बेटा, अगर अपन अच्छी क्वालिटी का सीमन लगवाते हैं अपनी गाय या भैंस के, जैसे अपने पास अगर कोई गिर गाय और उसको गिर गाय का ही सीमेन लगवाते हैं, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेशन उसमें करवाते हैं, तो क्या अपने को अच्छी जो प्रयोजनी मिलेगी, जो नस्ल मिलेगी, जो संतान मिलेगी, वो प्योर गिर की मिलेगी। प्योर गिर की नहीं तो 80% गिर की मिलेगी। तो उसमें क्या होगा? दूध भी ज्यादा देगी, उसके दूध की जो क्वालिटी है, दूध ज्यादा दे रही है अच्छी खासी दिखने में, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अपन इकोनॉमी में रोल पढ़ रहे हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मतलब अच्छा उसका मूल्य लगेगा अगर अपन बेचेंगे तो। और उससे जो नई नस्लें आएगी वो और भी बेटर आएगी बेटा, उससे जो और क्रॉस होंगे वो और भी बेटर निकलेंगे रिजल्ट। और एक लेवल पे जाके अगर उसके बच्चे को भी अपन ने गिर का ही सीमेन लगवाया है तो लास्ट में क्या होगा? अपने पास प्योर गिर नस्ल आ जाएगी। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस उसके जो उत्पादन दूध अपने को मिल रहा है, जितने लीटर मिल रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो आल्सो इंप्रूव हो जाएगी, आपको पता है। तो ये है इनडायरेक्ट रूप से अपने को एम्ब्रियो ट्रांसफर भी इसी में है, अच्छी बीड्स को विकसित करने के लिए। और अच्छा इसमें सेकंड है मार्केट एक्सेस। ये क्या है? अपन पढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ लिव स्टॉक, है ना। मार्केट एक्सेस में देखो, इंप्रूविंग मार्केट एक्सेस फॉर लिव स्टॉक प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्रीज इनकम फॉर फार्मर्स एंड क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। आपने देखा होगा लोग बाग डेयरी खोल रखे हैं, डेयरी, जैसे राधा डेयरी, ठीक है, सांची डेयरी। ये क्या करते हैं? किसानों से दूध खरीदते हैं और उसको फिर क्या करते हैं? सेल करते हैं। या आपने देखा होगा सिटीज में एक दुकान खोल रखा है जो घर से दूध लाता है, डमरों में गर्म करके बेचता है। तो वो क्या है? मार्केट एक्सेस अपन उसको कहते हैं कि उसमें अपन बाजार के अंदर भी अपने को कुछ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। अभी मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे पास में एक डेयरी है, ठीक है, कृष्णा डेयरी। तो उस पे दही, दूध, अब वो क्या करते हैं? पनीर जो अपने क्रीम निकालते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं, उसके बाद में चीजें बनाते हैं। और जैसे दही नहीं बिका तो फिर खट्टा दही बेचने लग जाते हैं, थोड़ा सस्ता बेच देते हैं। तो वो 20 रुपए किलो तो छाछ बेचते हैं, और शायद 65-55 के समथिंग दूध। हेलो, हाँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो मार्केट एक्सेस में आ गई बेटा, है ना, क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। फिर आता है वैल्यू चेन डेवलपमेंट। एक क्या? बहुत ही वैल्यू महत्वपूर्ण एक चेन श्रृंखला विकसित होती है। श्रृंखला कैसे? डेयरी वाला, किसान, बंटा ला रहा है वो, बंटा बेच रहा है वो, ठीक है, उनके बीच एक क्या होती है? एक अच्छी चेन डेवलप होती है, जो क्या करती है? इकोनॉमिक लेवल पे अपने लिए बहुत अच्छी है। देख, डेवलपिंग द लिवस्टॉक वैल्यू चेन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से आ गए? जो दही, मावा, छेना, पनीर ये बना के बेच रहे हैं, या इससे कोई और मिठाइयां बना रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मावा ही बेचते हैं, जैसे सांगा लादू राम है मावे वाला, वो बहुत फेमस है। किसी को चूरमा बनाना है, हलवा बनाना है, तो वहीं से मावा खरीदते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, मैंने बताया ना अभी कि कांच की बोतलों से वो डेयरी वाला दूध बेचता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लेटिना गाड़ी वाले उसके पास 40 छोरे काम करते हैं, ठीक है, और शाम सुबह का काम रहता है, दिन में वो और काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अपने को अपॉर्चुनिटीज ये बना रहा है बेटा।
कैन क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूव द क्रिएटिव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर में क्या करता है, बहुत ही अच्छी अपने पास इनकम जनरेट करने की चीजें ये समझाता है। तो ये तो हो गई बात इंग्लिश की, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सॉरी, उससे पहले अपने पास कुछ डेटा है वो अपन देख लेते हैं। प्रथम जो पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी, ये मेरे को आप कमेंट करोगे, क्योंकि मैंने एनिमल हस्बेंड्री की इस क्लास के एंड में दो चीज और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बेटा। पहले एक बार ये डेटास देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रथम पशु जनगणना कब हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में होती है। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर करवाता है पशु गणना, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद में होती है पशु गणना। तो प्रथम पशु गणना जो हुई थी भारत में वो कब हुई थी बताओ, नहीं पता, करो सर्च, कब हुई थी, 1919, ठीक है। कब हुई थी, 1919। देखना मैंने क्लास डाल रखी है डब्ल्यू की, डब्ल्यू के लिए एनिमल हस्बेंड्री की 2 घंटे की क्लास है, एक वन शॉट क्लास है, 3 घंटे के अंदर कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री करवा रखी है। उस क्लास का लिंक भी मैं अभी आपको इसी पे खोल के दिखा दूंगा या मैं अभी बता दूंगा। पहले अपन कुछ डेटा है वो देख लेते हैं। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, एक तो पशु गणना एवरी 5 ईयर, 5 वर्ष के अंतराल पे करती है। राजस्थान में कौन कराता है, राजस्थान राजस्व मंडल करवाता है, ठीक है। 20वीं पशु गणना के अनुसार देखो, गाय जो है, सर्वाधिक गाय जो है, पहला स्थान जो है अपना केटल में काऊ जो अपनी है उसमें गाय पश्चिम बंगाल में है, कितनी, 19 मिलियन। सेकंड नंबर पे यूपी है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, एमपी है, और राजस्थान कौन से पे है, छठे नंबर पे अगर गाय की बात करें तो। ये स्थिति है 2019 20वीं पशु गणना। अब उसके बाद में नए डेटाज अभी चल रहे हैं, ठीक है, अपन वो पुरानी बात कर रहे हैं। बात करें भैंस की तो सर्वाधिक भैंसे कहां पे बेटा, यूपी में है। सर्वाधिक भैंसे कहां पे है, यूपी में। उसके बाद में राजस्थान में, किसमें है, राजस्थान में। फिर क्या है, गुजरात में। बात करें अगर भेड़ की तो सबसे ज्यादा भेड़ कहां है, तेलंगाना में है। कहां पे है, तेलंगाना में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में। बात करूं मैं अगर बकरी और ऊंट की, बकरी और ऊंट की अगर मैं बात करता हूं तो सब सर्वाधिक जो बकरियां और ऊंटे हैं वो राजस्थान में है। सर्वाधिक बकरी और ऊंट कहां पे है, राजस्थान में। उसके बाद में बकरी पश्चिम बंगाल में, फिर यूपी में। अगर बात करूं मुर्गियों की तो तमिलनाडु में है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में है। राजस्थान की स्थिति 17वें नंबर पे। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर बात करूं मैं कुक्कुट की तो कहां पे है बेटा, अजमेर में है। अब देखो राजस्थान का सुअर उत्पाद, सुअरों के अंदर 17वां स्थान है, घोड़े में तीसरा है, गधों के अंदर पहला है। राजस्थान का गधों में सबसे पहला स्थान है। और गधों का मेला कहां लगता है, लूणकरसन में, ठीक है, अपने लूणियावास में। आगे देखते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन वाले राज्य, सबसे ज्यादा जो पशुधन है। अब बेटा एक चीज समझना, यहाँ पे आ रहा है पशुधन वाले। पशुधन का मतलब यहाँ पे मैं ले सकता हूँ क्या, लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक का मतलब मैंने बताया था भाई सारे पशु, ऑल ओवर, वो सारे एनिमल्स जिनको मनुष्य, जो मानव है, अपने उपभोग के लिए, अपने लाभ के लिए पालता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारे आ गए। इन सबको मिला के ये सब क्या है, लिव स्टॉक के एग्जांपल्स ही तो है, पशुधन के उदाहरण ही तो है ये। पशुधन किसको कहेंगे, ऐसा पशु जो अपने को धन देता है। और वो किसी भी रूप में धन दे रहा हो, वो मांस दे रहा हो, चमड़ा दे रहा हो, वो दूध दे रहा हो, वो घी दे रहा हो, या वो पैसे दे रहा हो, या वो गोबर की खाद दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, तो वो पशुधन है। ये इसके एग्जाम्पल्स है। अभी देखो सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो किसमें है बेटा, यूपी में है। सेकंड नंबर पे राजस्थान में, थर्ड पे क्या है, एमपी है। ऑल ओवर अगर अपन लिव स्टॉक की बात करें, नंबर्स ऑफ लिव स्टॉक की बात करें, पशुधन की या पशुओं की बात करें, जिसमें सारे आ रहे हैं अपने, तो वो किसमें है, फर्स्ट नंबर यूपी, सेकंड नंबर राजस्थान, थर्ड नंबर एमपी में है बेटा। आगे देखते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है। तो पशु घनत्व आपको नहीं पूछेगा इतना। ये हो गई अपने आज के टॉपिक की बात। अपना फर्स्ट टॉपिक था सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपका कोर्स चल रहा है, उसका कोर्स का नाम भी आपके ये है, लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें पहला ही था रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय के अंदर क्या रोल है। तो मैंने इसको बता दिया कि राष्ट्रीय आय अगर अपन बात करें, तो अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर जीडीपी की तो बेटा 25% कंट्रीब्यूट करता है लिव स्टॉक। अगर बात करें नेशनल जीडीपी की तो उसमें 4 to 5% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में हमने देखी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, किस प्रकार से ये अपने को बिजनेस देता है, पैसा देता है, इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस में हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज पढ़ा, डिजीज मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़ा, भोजन की कमी हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने पास चैलेंजेस है। और क्या क्या अपने को स्कोप देता है ये, ओनली एग्रीकल्चरल के अंदर ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, डेयरी के अंदर, वेटनरी सर्विसेज के अंदर, सब में अपने को लिव स्टॉक जो पशुपालन है उससे लाभ होता है। तो ये लगभग चीजें मैंने रिवाइज करवा दी है, एक बार और देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। लिव स्टॉक आपने देखा, वाइटल रोल इन द नेशनल इकोनॉमी फॉर मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के लिए ये इकोनॉमी के करता है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। किस किस प्रकार से करता है, एग्रीकल्चर जीडी में 25%, नेशनल जीडीपी के अंदर 4 to 5%। उसके बाद में देखा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैसे बिजनेस अपने को दे सकता है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है, जॉब क्रिएशन देता है।
उसके बाद में पैसे कैसे दे सकता है, एक तो फार्म से पैसा आ सकता है, एक एक्सपोर्ट करके पैसा आ सकता है बाहर। अपन याद पता है आपको, जो गुच्ची हो गई, बाटा हो गई, आपके जारा हो गई, उन कंपनियों को लेदर बेचते हैं, फिर उनके प्रोडक्ट्स बेल्ट, पर्स, चप्पल, शूज, जैकेट्स, ये अपने पास बहुत एक्सपेंसिव 50-50 हजार के जूते आते हैं, 35-35 हजार के बेल्ट, 10-10 हजार के पर्स, तो वो चमड़े से ही तो बनते हैं। अच्छी क्वालिटी का लेदर होता है तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, विदेशी आय भी कमा सकते हैं। फिर ये प्रोटीन सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई, प्रोटीन दूध के अंदर आपको पता है, दूध प्रोटीन वगैरह जो मिनरल्स है उनके लिए सबसे अच्छा है दूध, दही, घी, नेचुरल अगर बात करें तो। बात करते हैं पोषक तत्वों के लिए भी, यहाँ पे देखो प्रेग्नेंट वुमेन्स और चिल्ड्रंस और जो अधिक उम्र के या कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अपने को दूध से बने हुए उत्पाद और दूध के बारे में। बाद में बात हुई रूरल डेवलपमेंट की, कि ग्रामीणों का भी विकास होता है पशुओं के पालने से। वो कैसे होता है, एक तो गरीबी हटती है, बिल्कुल भी पैसा नहीं रहेगा, डेयरी में दूध देगा तो लगभग 7 दिन पे पेमेंट मिलता है, 10 दिन पे पेमेंट मिलता है, तो कुछ तो केस रहेगा उनके पास, उनको छोटी छोटी चीजों के लिए क्या ऐसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो गरीबी का उन्मूलन करता है और संरचनात्मक चीजों को, उनके रहन सहन को, उनके लेवल को अप करता है। पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिक लव हो जाएगा, अप हो जाएगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग करता है, फैसिलिटीज। उसके बाद में पढ़े चैलेंजेस क्या है, क्लाइमेट चेंज और डिजीज मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, 3 हमने चैलेंजेस पढ़े। फिर पढ़े अपॉर्चुनिटीज क्या क्या पशुपालन को लेके, उसमें था टेक्नोलॉजी अडोप्शन, अपन टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर सकते हैं क्या क्या, भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एआई, सीमेन तकनीकी है। और ये क्यों करते हैं, क्या कि प्योर ब्रीड बना सके, अपन एक नस्ल बना सके। प्योर ब्रीड बनेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी तो कैसे होगी, अच्छी नस्ल की, चाहे से कोई सी भी मुर्रा नस्ल है, उसका मुर्रा का ही हमने सीमेन लगवाया, आर्टिफिशियल इंसुमेशन करवाया। सर्वप्रथम किसने किया था, संपत कुमारन ने, पढ़ा ना, सीमेन एआई सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर संपत कुमारन ने, राइट। तो हाँ, तो फिर क्या होता है, अगर एआई से अपन ने एक प्योर ब्रीड का सीमेन अपन ने लगवाया तो प्योर अपने को वंशावली प्राप्त होगी, तो वो दूध भी ज्यादा देगी और गुणवत्ता वाला दूध देगी, राइट। और अगर उस ब्रीड को अपन बेचेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। तो ये अपनी क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। और टेक्निकल भी अपन विकसित हो रहे हैं। सेकंड था मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस में आपने देखा होगा आसपास अपने यहाँ पे डेयरियां है जो घर से दूध लाते, गर्म करके अपने को बेच देते हैं, नहीं बिका तो उसको जमा देते हैं, अगले दिन दही बेचते हैं, बहुत सारी है ना। तो मार्केट एक्सेस में आ गई। वैल्यू चेन वाला मैंने बता ही दिया। इसके अलावा ये डेटा आपने कर लिया तो बेटा अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है। और अगली जो भी अपनी क्लासेस रहेगी उनमें अपन, मैंने बताया कि लगभग 12 से 15 क्लासेस में ये कोर्स कवर हो जाएगा। इसके अलावा एंटोपैथो का चल रहा है, सोइल फर्टी वाला अब चलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और एक और आपका चल रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छे से अच्छा आप सपोर्ट दिखाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे लिए मोटिव यही है कि आप कितने बच्चों के हम काम आ रहे हैं, क्योंकि इनसे हमारे को ना तो पैसे मिल रहे हैं ना हम इनको सेल कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट और पिछले 5 साल से, अभी से नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में हमसे पढ़ना शुरू किया था उनका एमएससी सेकेंड ईयर चल रहा है अभी, उनका एमएससी सेकेंड ईयर चल रहा है। और उनसे आप फीडबैक ले सकते हो कि 5 साल में हमने उनसे क्या लिया है। पहली चीज, 2 चीज पूछना, एक तो कि भैया ने आपसे क्या लिया पिछले 5 साल में, और दूसरी ये पूछना कि आपको सिखाया कितना है। ठीक है, लिखे हुए मैटर की कमी नहीं है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, 100 पीडीएफ पे पढ़िए। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो कुछ सीखो कि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके क्यों जोड़ा गया है, और इससे क्या पर्सन पूछ सकता है, और वो पर्सन आपकी लाइफ में क्या इंपोर्टेंस रखते हैं, और पूछ लिया तो आप क्या लिख सकते हो। थ्योरी पेपर है, आपको राइटिंग करके आना, लिख के आना। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द बोलता हूँ कि आप ज्यादा से 100 शब्द बोलो, उसमें से 50 आप ऑब्जर्व कर सको, 50 को याद रख सको, और 30 को आप एटलीस्ट लिख सको, तो आप अच्छे स्कोर करो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट हमारे को बता देना कुछ चीजें अगर आपको इंप्रूव करनी हो इस क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लव यू।